नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर से एक बार बिहार की ही राजनीति की चर्चा आप लोगों के सामने करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। किस प्रकार से एनडीए में सीटों का समझौता होगा, यह एक विवाद के रूप में उभरा है सरकार बनने के बाद से। आप सभी को पता है, नीतीश कुमार 2 दिवसीय यात्रा के लिए दिल्ली गए थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा से भी हुई थी। अब इस मुलाकात के मायने को समझना वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप भी इसको समझिए। आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और सर्वे सर्वा भी हैं। चूंकि सरकार गठित हो गई और लोकसभा चुनाव भी है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सीटों के समझौते को लेकर भी बात होनी जरूरी है, और जो पहले से एनडीए में जो पार्टियां हैं उनका क्या होगा, यह भी एक प्रश्न चिन्ह बन गया। तो इसी चर्चा में कैसे ये समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, मैं बात करूंगा सिर्फ नीतीश कुमार की उन सीटों की। इससे आपको बाकियों की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। तो इस चर्चा की शुरुआत मैं आप सभी से करने जा रहा हूं, सिर्फ एक बात को लेकर। 2019 में जो एनडीए का सीटों का फॉर्मूला था वो 17-17-6 का था। 17 बीजेपी लड़ी थी, 17 जेडीयू लड़ी थी और 6 सीट पर एलजेपी, उस समय रामविलास पासवान की पार्टी जो थी उनको दी गई थी, जिसमें से 39 सीट एनडीए ने जीता था। लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद सीटों का पेंच फंसने की बात की जा रही थी, क्योंकि कई दल ऐसे हैं जो उस जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां जनता दल यू की सिटिंग सीट है। अब ये समीकरण कैसे बैठेगा, इसको थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको समझाता हूँ। तो जो 17 सीट जेडीयू लड़ी थी, उसमें सबसे पहले बात करते हैं नालंदा सीट की। नालंदा सीट के सिटिंग सांसद हैं कौशलेंद्र, और आप जानते हैं कि नालंदा नीतीश कुमार का हार्ट है। कौशलेंद्र ने पहले भी बयानों में कहा था कि अगर नीतीश कुमार नालंदा से चुनाव लड़ते हैं तो ये सीट वो उनके लिए छोड़ देंगे। तो ये तय मान के चलिए कि जो नालंदा की सीट है, यहाँ से कौशलेंद्र ही चुनाव लड़ेंगे और ये जनता दल यू के खाते में ही रहेगी। दूसरी सीट गया,
तो गया के बारे में जब चर्चा होती है तो जीतन राम मांझी का जिक्र आता है, क्योंकि वो पूर्व में भी गया से लड़े हैं। और यहाँ पे जो वर्तमान सांसद हैं विजय मांझी, इनकी सीट कटती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से ये सीट जीतन राम मांझी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं भागलपुर। इसमें एक सीट और जोड़ देते हैं, किशनगंज। किशनगंज सीट जो है जनता दल यू हार गई थी। इस बार भागलपुर और किशनगंज में से भाजपा एक मुस्लिम चेहरा देना चाह रही है, एक परसेप्शन के तौर पे। और आप सभी को पता है शहनवाज हुसैन पहले भी भागलपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए ये संभावना है कि भागलपुर सीट से शहनवाज हुसैन बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे और ये सीट जेडीयू से जाती हुई दिखाई दे रही है। चौथी सीट वाल्मीकि नगर की बात करते हैं। तो वाल्मीकि नगर में सुनील कुमार सांसद हैं और ये सीट जदयू के पास ही रहेगी। इस सीट पे कोई भी छेड़छाड़ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पांचवी सीट है सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी में बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। जिस प्रकार के राजनीतिक घटनाक्रम पिछले दिनों यहाँ की सीट को लेकर घटा है, उसमें कई तरह के दावेदार हैं। जब देवेश चंद्र ठाकुर का नाम आया था तो उन्हीं की पार्टी से कई पूर्व और वर्तमान एमपी, एमएलए, एमएलसी ये सारे लोग मीटिंग किए थे। तो ये सीट जो है फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से वहाँ के सिटिंग सांसद सुनील कुमार पिंटू के तेवर रहे हैं, ये आप मान के चलिए कि ये सीट उनको नहीं मिलेगी और ये सीट भी जेडीयू के हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक रैली की थी। भाजपा भी ये सीट चाहती है और जेडीयू के जो एमएलसी हैं बैजनाथ मेहता, ये भी अपना ताल ठोक सकते हैं। तो ये सीट ऐसे में पेच बन गया है। इसमें क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और बहुत जल्द ये भी आपको क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। छठी सीट झंझारपुर की है। झंझारपुर में कहीं किसी तरह का पेच नज़र नहीं आता है। ये जेडीयू के सिटिंग सांसद ही चुनाव यहाँ से लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। बात करते हैं सुपौल की। ये भी एक हॉट सीट बना हुआ है। आपको पता है कि यहाँ के जो सिटिंग सांसद हैं दिनेश्वर कामत जेडीयू के, इनके प्रति जनता में आक्रोश है और ये सीट जो है उन्हें मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जब जनता की बात होती है वो स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि ये कभी क्षेत्र में आते ही नहीं हैं और ऐसे सांसद को हमें ज़रूरी नहीं है।
यहाँ पे एक नाम जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है बैद्यनाथ मेहता का। ये पूर्व IRS हैं, 7 साल पहले इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और जिस प्रकार से सुपौल में ये अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत बड़े दावेदार हैं। और जब सुपौल की जनता से आप बात करेंगे तो हर कोई इनका नाम लेता है और उनका चुनावी अभियान बहुत पहले से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में RLJD जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उस टिकट पे बैद्यनाथ मेहता एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जो आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे और ये सीट JDU के खाते से निकलती हुई दिखाई दे रही है। 8वीं सीट कटिहार के सांसद हैं दुलाल चंद गोस्वामी। तो इस बार भी दुलाल चंद गोस्वामी ही चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये पब्लिक के साथ जो इनकी कनेक्टिविटी है, आप देखेंगे कि या तो ये दिल्ली में नज़र आएंगे या फिर अपने क्षेत्र में नज़र आते हैं। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में इनको आप वहाँ पे शामिल होते हुए देखिएगा, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, किसी भी कार्यक्रम में इनको जब बुलाया जाता है तो इसमें ये शामिल होते हैं और वहाँ की जनता इनको चाहती है और इसलिए ये ही इस बार भी वहाँ से लड़ते हुए दिखाई देंगे। 9वीं सीट की बात करें, मधेपुरा। आप सभी को पता है कि मधेपुरा सीट RJD के पास थी, वहाँ से जदयू ने ये सीट को छीना है RJD से और वहाँ के जो सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव, वही इस बार भी लड़ते हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं पूर्णिया की। तो पूर्णिया भी एक हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ भी आपको दिखाई देगा। अभी जिस प्रकार से पप्पू यादव यहाँ टाल ठोक रहे हैं, उनका नमस्कार पूर्णिया एक चल रहा है रैली, हर घर जाकर वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। ये देखना होगा कि क्या वो महागठबंधन में जाके चुनाव लड़ते हैं या उनकी जो पार्टी है अपने सिंबल पे वो चुनाव लड़ते हैं। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन वहाँ के जो सिटिंग सांसद हैं संतोष कुशवाहा, जो 2 बार से लगातार वहाँ से जीते हैं, जनता की अगर माने तो उनकी हैट्रिक लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में कोई दूसरा प्रत्याशी, चाहे वो भाजपा से हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी से हो, लड़ता हुआ आपको दिखाई देगा और ये सीट जदयू के खाते से जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं बांका की। तो बांका भी RJD से छीना हुआ सीट है। जयप्रकाश यादव बहुत कद्दावर नेता रहे हैं RJD के, वहाँ पे उनसे ये सीट गिरधारी यादव ने छीनी है। इसलिए यहाँ भी कोई छेड़छाड़ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और गिरधारी यादव ही इस बार भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। उसके आगे चलते हैं मुंगेर की सीट। मुंगेर आप सभी को पता है कि ललन सिंह वहाँ से सांसद है और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा था
तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव की तैयारी करना चाहता हूं, इसलिए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा। तो जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़कर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में निश्चित तौर पे वही मुंगेर से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सीट भी फिक्स है। उसके बाद गोपालगंज की बात करते हैं तो वो रिजर्व सीट है और ये भी सीट लगभग तय है। आगे बढ़ते हैं सिवान। सिवान बीजेपी ने अपनी सीटें काट के जेडीयू को पिछले बार दी थी। यहाँ से ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन 2019 में ये सीट भाजपा अपनी कोटे से काट के जेडीयू को दी थी। इस बार भी भाजपा और एलजेपी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी में से ये वापस ये सीट बीजेपी लेगी और इस सीट भी जदयू को नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं काराकाट की। तो काराकाट में आप सभी को पता है कि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। वहाँ के जो सिटिंग सांसद हैं महाबली सिंह, उनका टिकट कटता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। ये भी सीट जदयू लॉस करेगी। और अंतिम जो सीट है जहानाबाद, जहानाबाद में एक बात जो कॉमन है, वहाँ के जो एक प्रत्याशी हैं होने वाले चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। अभी फिलहाल चिराग पासवान के साथ है, लेकिन चाहे वो आरएलजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, ये सीट किसी के खाते में जाएगी, लेकिन उस पार्टी के सिंबल पे प्रत्याशी के रूप में चितरंजन कुमार ही आपको नज़र आने वाले हैं। और जो वहाँ के सिटिंग सांसद हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, यह सीट जेडीयू लॉस करने जा रही है। तो अगर इस 17 सीटों के आंकड़े को अगर आप समझते हैं तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हुई आपको दिखाई देगी। इसमें से 7 से 8 सीट जो मैंने आपको बताया, 7 सीट ये जदयू के खाते से जा सकती है और जेडीयू 10 से 11 सीटों पर लड़ती हुई दिखाई देगी। आपके मन में ये भी एक प्रश्न होगा कि जो पिछले बार जेडीयू 17 सीट पे लड़ी थी तो 10 या 11 सीट पे लड़ेगी, ऐसे में उसे फ़ायदा क्या है? तो इस गणित को आप ऐसे समझिए कि यहाँ जो नुकसान उसको होगा। इस खबर को मैंने पहले भी बताया है, इसकी भरपाई भाजपा अन्य प्रदेशों में कुछ सीटें देगी जहां से जदयू चुनाव लड़ती हुई आपको नज़र आएगी, चाहे वो दिल्ली हो, अरुणाचल प्रदेश हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो। इन तमाम प्रदेशों में कुछ सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ती हुई नज़र आएगी और बिहार में जो सीट कम किया जाएगा
इसकी पूर्ति इन प्रदेशों के माध्यम से की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ये मंशा है राष्ट्रीय पार्टी जदयू को बनाने की। इसमें आप देखिएगा कि भाजपा उनको सहयोग करती हुई दिखाई देगी। और जब प्रधानमंत्री से मुलाकात कर नीतीश कुमार निकले थे तो मीडिया में उन्होंने कहा ही था कि 2 बार तो हम चल गए, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और एक बात आप सभी को ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत जल्द आप देखिएगा कि नीतीश कुमार इंडी अलायंस के संयोजक तो नहीं बने थे, चर्चा काफ़ी हुई थी, लेकिन एनडीए के संयोजक के रूप में आने वाले समय में बहुत जल्द आप नीतीश कुमार का चेहरा देखिएगा। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक प्रयास की है, आपको ये प्रयास मेरा कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से विश्लेषण आगे भी जारी रहेगी, कमेंट्री होती रहेगी, आप इसका आनंद ज़रूर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।